अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। 3 अप्रैल को कौमी असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने सियासी, आइनी और कानूनी मुबाहिसे का आगाज़ कर दिया है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से अदम एतमाद मुस्तरद करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है और दूसरी तरफ असम्बली तहलील करने पर भी आइनी सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वक्त ये तमाम तर मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में है। आपको बताएं कि विफाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूबाई असम्बलियां अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर पाएंगी। पंजाब की बात करें तो उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद और अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जो जमा कराई थी उस्मान बुज़दार के खिलाफ, जिस पर वोटिंग 3 अप्रैल को होनी थी और वोटिंग के किए बगैर इजलास जो है वो 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था और फिर अब जो इजलास है वो 16 अप्रैल तक मुलतवी किया गया है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद हुकूमत की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही और अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज वज़ारत आला के लिए नामजद किए गए हैं, जबकि गवर्नर चौधरी सरवर को हटाकर उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब मुकर्रर किया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ साहब, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगी, विफाक का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, पंजाब में उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा, फिर उसके बाद गवर्नर के हटा के उमर सरफराज को गवर्नर मुकर्रर करना, क्या पंजाब में भी कोई सरप्राइज का प्लान तो नहीं तैयार हो रहा? पंजाब में मानूर, जैसा कि आपने बताया कि सरप्राइज दे दिया था हुकूमत ने। सबसे पहला सरप्राइज तो गवर्नर सरवर की बरतरफी थी और उसके बाद ये पंजाब असम्बली का जो इजलास है इसको 3 अप्रैल वाले दिन एक हंगामा खेजी का बहाना बनाकर उसको 6 तक के लिए अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया गया था और उसके बाद 6 को भी जब इजलास होना था यानी कि आज, तो इसको फिर 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान एक और डेवलपमेंट हो गई कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहानी करा दी कि 6 अप्रैल को ही पंजाब असम्बली का इजलास होगा और उसी दिन ही वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, जिसके बाद फिर दोबारा हुकूमत को बल्कि डिप्टी स्पीकर को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा और आज शाम 7:30 बजे इजलास दोबारा कॉल कर लिया गया है। तो अब ये ताज़ा सी सूरत हाल है कि आज शाम ही इजलास होगा पंजाब असम्बली का 7:30 बजे और उसमें यकीन दहानी कराई है एडवोकेट जनरल पंजाब ने कि वजीर आला पंजाब का आज इंतखाब होगा। उम्मीदवार मुतहदा अपोजिशन के हमजा शहबाज शरीफ हैं और परवेज इलाही साहब जो हैं वो हुकूमत के उम्मीदवार हैं। अब ये सारी सूरत हाल को अगर अब देखा जाए तो ये मुसलसल एक तो आइन शिकनी, धौंस और धांधली का नतीजा है। ये पंजाब असम्बली में 3 अप्रैल वाले दिन मीडिया को पाबंदी लगा दी गई, प्रेस गैलरी को लॉक कर दिया गया ताकि अंदर के मनाजर जो है वो मीडिया रिपोर्ट ना कर सके और अंदर हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के लोगों ने हंगामा आराई की, अपोजिशन कह रही है हुकूमत के लोगों ने हंगामा आराई की। वजह जो भी हुई उस हंगामा आराई को जवाब बनाकर इजलास मुलतवी कर दिया गया, जो कि बिल्कुल बिला वजह था। और जब 6 तारीख को भी जब हुकूमत को ये कन्फर्म नहीं था कि उसके उम्मीदवार यानी चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन जीत पाएंगे और उनको अक्सरियत हासिल होगी, तो उसलिए फिर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और 16 अप्रैल तक इजलास मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन दूसरी जानब जब एडवोकेट जनरल गालिबन वो एक पिच पे नहीं थे हुकूमत के साथ, तो वहां पे वो यकीन दहानी के बाद फिर एक नया आईनी तनाजा खड़ा होना था, क्योंकि अगर आज इजलास ना होता तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जनरल से पूछती कि आपने तो कल अदालत में ये बयान दिया था कि यहाँ पे आज वजीर आला का इंतखाब होगा और इजलास होगा। इसलिए उस आईनी प्रॉब्लम से बचने के लिए और उन सवालों के जवाब से बचने के लिए डिप्टी स्पीकर ने आज इजलास तलब किया है। अब देखते हैं कि आज भी वजीर आला पंजाब का इंतखाब हो पाता है या कोई ना कोई जवाब बहाना बनाकर इजलास फिर आगे किया जाता है। ठीक है हनीफ, जिस तरह भी आपने बताया कि शाम को 7:30 बजे इजलास जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए मुनाकिद किया गया। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है आपके ज़राए के मुताबिक कि इजलास डिले होगा और अगर डिले होता है तो फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की सीट के लिए अब इजलास कब होगा, कब वज़ीर आला की सीट के लिए इंतखाब मुकम्मल होंगे? असूली तौर पर और जिस तरह हुकूमत पंजाब ने यकीन दहानी कराई है, सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाब हो जाना चाहिए वज़ीर आला का। मुतहदा अपोजिशन इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनकी नंबर गेम भी पूरी है
और 186 अरकान चाहिए पंजाब असम्बली में किसी को भी वजीर आला बनने के लिए। तो ऑपोजिशन के पास 200 से ज्यादा अरकान का वो दावा कर रही है कि उसके पास हैं। और मुतहदा ऑपोजिशन तो ये दावा कर भी रही है और उसने अपने अरकान शो भी करवाए हैं। कल चूंकि वजीर आजम इमरान खान साहब भी लाहौर में थे और उन्होंने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बुलाया हुआ था, शाइया था कल दोनों पार्टियों का। तो उस अशाइये में भी हुकूमत के 50 से ज्यादा अरकान गायब थे, अजलास में नहीं पहुंच सके। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जो मुतहदा अलायंस है उसमें से 50 से ज्यादा अरकान गायब थे और 145-46 के करीब उनके पास तादाद थी रात जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। तो अब अगर जो लोग रात को नहीं आए पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, वो वजीर आला को लगता नहीं कि वो अपोजिशन परवेज इलाही साहब को वोट दे पाएंगे। इसलिए वजीर आला पंजाब ने तो कल चौधरी परवेज इलाही ने तो कल वजीर आजम को ये बात बता दी है कि जब तक मुनहरिफ अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वापस नहीं आते उस वक्त तक मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, मेरी तादाद पूरी नहीं हो सकती। तो फिर हमारे पास हारने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये चौधरी परवेज इलाही ने कल प्राइम मिनिस्टर को बताया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, आप दिल छोटा ना करें, इधर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके फैसले को भी देखते हैं कि वो क्या फैसला आता है। और अगर फिर भी अरकान की तादाद पूरी ना हुई और आप मुनहरिफ अरकान भी वापस ना आए तो फिर कोई ना कोई आईनी जवाब तलाश करेंगे, कोई नुक्ता निकालेंगे और फिर पंजाब असम्बली का इजलास डिले कर देंगे, मजीद डिले कर देंगे। ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान कल गुफ्तगू हुई है जो ज़राए के तवस्सुत से हम तक पहुंची है। तो इससे भी लगता है कि हुकूमत हर तरीके से बाय हुक एंड क्रोक ये इलेक्शन जीतना चाहती है और जब तक उसकी नंबर गेम पूरी नहीं होती उस वक्त तक वो किसी न किसी आईनी या गैर आईनी तरीके से कोई जवाब बनाकर ये इजलास को डिले करती रहेगी। सही। हनीफ, जिस तरह भी आपने बताया कि चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहा है कि उनके इलेक्शन जीतने के लिए मुनहरिफ अरकान का वापस आना ज़रूरी है, तो जानना आपसे चाहूँगी कि हमारी हुकूमत जो है वो मुनहरिफ अरकान से राबते कर रही है, उनको नाराज़ जो अरकान है उनको मनाने की कोशिशें कर रही है कि वो वापस आ जाएं ताकि चौधरी परवेज इलाही को वोट दे सकें? हुकूमत दोनों प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रही है, राब्ते भी कर रही है, ऑफर्स भी कर रही है और जो ऑफर्स और पेशकश हो रही है वो बजरिया मोहनत सिलाई हो रही है और दूसरी साइड पे उन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है, डराया भी जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मुसलसल कह रहे हैं कि जो पार्टी के मुनहरिफ अरकान है वो बागी हैं, वो गद्दार हैं और अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि रोजाना उनके घरों के बाहर मुजाहरे करें, उनके खिलाफ एहतजाज करें, ये गद्दार हैं और उनके खिलाफ एक मुसलसल कंपेन चलाई जा रही है। दूसरी जानब चौधरी परवेज इलाही और मोहनत इलाही तरले डाल रहे हैं, वो लोगों को मिन्नतें कर रहे हैं, ऑफर्स कर रहे हैं, उन्होंने मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेकिन फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा है। ये परवेज इलाही साहब लोग जब राब्ता करते हैं मोहनत इलाही तो लोग कहते हैं कि एक साइड पे तो आप हमें गद्दार कह रहे हो, दूसरी साइड पे आप हमसे वोट की डिमांड कर रहे हो, तो ये क्या तरीका है। और दूसरी एक और जो इस दौरान डेवलपमेंट हुई मालूम वो ये कि हुकूमत ने जो 3 अप्रैल को हंगामा आराई हुई पंजाब असम्बली के इजलास में, उस हंगामा आराई का सारा इल्जाम मुतहदा अपोजिशन के लोगों पर डाला है और उनकी रुकनीयत मुअत्तल करने की भी सिफारिश की है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि उनकी डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि उनकी रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाएगी। अब अगर ये एक बड़ी तादाद में मुतहदा अपोजिशन के लोगों की रुकनीयत भी मुअत्तल करते हैं और उनका ऐवान में उनके दाखिले पर पाबंदी लगा देते हैं तो फिर भी मुतहदा अपोजिशन की तादाद तो शायद फिर भी 186 के लगभग हो जाए लेकिन जो हुकूमती उम्मीदवार हैं उसके वोट फिर भी पूरे नहीं हो रहे। तो ये तमाम तर हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमत को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिल रही चौधरी परवेज इलाही को, जिसकी वजह से हुकूमत ये सारे कुछ गैर आईनी इकदाम करने के बावजूद एक ऐसे भंवर में फंसी हुई है जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, वो हो चुका है इस वक्त। अब ना तो उसकी मर्जी का वजीर आला बन रहा है और ना ही ये ऊंट की सिकरवट बैठ रहा है। तो हनीफ, जिस तरह भी आपने बताया कि जो डिप्टी स्पीकर उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन की रुकनीयत मुअत्तल करने की सिफारिश की है, तो आपसे जानना चाहूँगी पंजाब असम्बली के मेंबरान की भी रुकनीयत जो है वो मुअत्तल करने की खबरें कुछ गर्दिश कर रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
जी, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो 3 अप्रैल के हंगामा को जवाब बनाकर नून लीग के लोगों की रुकनीयत डिप्टी स्पीकर ने मुअत्तल करने का इंदिया दिया है और ये कर भी देंगे, लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भी जो असल टारगेट है वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा। वो टारगेट है चौधरी परवेज इलाही के नंबर पूरे करना। मुतहदा अपोजिशन के पास 200 से ज्यादा है। अलीम खान ग्रुप खुलकर उनके साथ खड़ा हो गया, जहांगीर तरीन खुलकर उनका साथ दे रहे हैं। मलक असद खोखर जो पीटीआई के यहाँ पे एमपी थे, वजीर भी थे, और उनके साथ एक ग्रुप है 8-10 लोगों का, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं मुतहदा अपोजिशन के साथ। पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। आजाद अरकान जो 5 हैं उनमें से कम 3 अरकान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो ये 200 से ज्यादा तादाद बनती है। अब आप कितने घोंसों धांधली कर लेंगे, कितने लोगों की आप रुकनीयत जबरन मुअत्तल कर देंगे, और दूसरी साइड पे आप कर रहे हैं तो उसकी भी तो कोई इन्वेस्टिगेशन सामने लानी होगी ना। क्या मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अकेले ही सारी जो है वो हुल्लड़बाजी की और वो खुद ही तोड़ फोड़ करते रहे और किसी हुकूमत के बंदे ने कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? या तो दोनों साइडों के कुछ लोगों की आपको रुकनीयत मुअत्तल करनी पड़ेगी ना। अगर आप कहते हैं कि हंगामा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो लड़ाई झगड़ा किसी एक पार्टी के लोगों ने अपने आप से तो नहीं कर लिया ना, उन्होंने दूसरे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जो एक हथकंडे हैं सिर्फ और सिर्फ, और इन हथकंडों का ना तो कोई आईनी जवाब है ना कोई अखलाकी जवाब है, लेकिन बहरहाल हुकूमत ये कर रही है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी नजरें पूरी कौम की लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट आज अगर कोई फैसला करती है जिससे ये सारे के सारा आईनी बहरान का खात्मा होता है मरकज में, तो उसका इम्पैक्ट पंजाब पे भी पड़ेगा, और फिर पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो भी उसी तरीके से डेवलप होगी जिस तरह मरकज में हो। सही। हनीफ, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया जिसमें चौधरी परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार समेत मुलाकात की है। तो इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। इसके साथ साथ हुकूमत के नाराज़ अरकान और अलीम खान ग्रुप से चौधरी परवेज इलाही की कोई मुलाकात मुतवक्के है क्या? आपके पास अपडेट्स हैं इस हवाले से, क्योंकि इमरान खान ने कल लाहौर का दौरा किया उसके बाद। वजीर आजम का कल जो दौरा था उसमें उन्होंने बेसिकली अपने पार्टी कारकुनों को गवर्नर हाउस में बुलाया हुआ था, और गवर्नर हाउस में उन्होंने एक इज्तिमा किया, और बेसिक उस इज्तिमा का जो मूड था और प्राइम मिनिस्टर का भी जो मूड था उससे ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह था कि वो इलेक्शन की तैयारी में है, और ये इलेक्शन कैंपेन ही इसको एक समझा जाएगा। उसमें उन्होंने जो तकरीर की वो भी एक इलेक्शन कैंपेन वाली तकरीर थी। उन्होंने कहा कि हम लोटों को टिकट नहीं देंगे, ये जो पार्टी से जिन लोगों ने गद्दारी की है इनको आइंदा भी टिकट नहीं देंगे। अब आप कारकुनों को चाहिए कि इनका घेराव करें, इनके खिलाफ मुस्तकिल जो है प्रोटेस्ट करें, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करें, और आइंदा हम और ज्यादा ताकत के साथ आएंगे। ये सारे का सारा फ्यूचर प्लान था जो उन्होंने कारकुनों को दिया, और साथ जो पार्टी के वो मुनहरिफ लोग हैं उनकी मजम्मत और उनकी कंडेमनेशन और उनके खिलाफ एहतजाज करने पे उकसाया लोगों को। दूसरी जानब उनके दौरे का जो दूसरा बड़ा मकसद था वो परवेज इलाही के लिए हमायत हासिल करना था, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। तो इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ डायरेक्ट भी राब्ते किए, खुद भी राब्ते किए, लेकिन एंड पे जो मुलाकात हुई परवेज इलाही साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस मुलाकात में परवेज इलाही साहब ने मायूसी का इजहार किया, और उन्होंने खुलकर प्राइम मिनिस्टर को बता दिया कि जब तक पार्टी के मुनहरिफ अरकान वापस नहीं आते उस वक्त तक मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, मेरी अक्सरियत नहीं बन सकती। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको तिफल तसल्ली दी है और उनको ये कहा है कि आप परेशान ना हो, आपके लिए हम हर हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ना अक्सरियत मिली तो इजलास फिर मुलतवी करेंगे, स्पीकर की मुआवनत लेंगे। और ये जिस तरह मरकज में डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग देकर ये सारा इजलास जो है क्लोज कर दिया और वहां पे काउंटिंग नहीं होने दी, और ये वो सारी करारदाद जो है वो रिजेक्ट होगी, और इसके बाद एक आईनी बहरान खड़ा हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी अमल करना चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर के जरिए रूलिंग करवा दें, गिनती में धांधली की रूलिंग करवा दें। डिप्टी स्पीकर एक दफा रूलिंग दे दे कि नहीं जी ये मेरी गिनती के मुताबिक ये परवेज इलाही साहब जीत चुके हैं, या कुछ भी रूलिंग दे दे, तो उस रूलिंग का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन उसका भी डिपेंड करता है उधर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस रूलिंग को नल एंड वाइट कर देती है तो फिर यहाँ की रूलिंग भी बेमानी हो जाएगी। लेकिन अगर वो रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी दे देती है और उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है,
तो फिर यहाँ पे हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा काम। फिर बस एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ही होगी, वो जो भी रूलिंग देगा वो एक दफा फैसला हो जाएगा, बाद में आप फिर अदालतों में फिरते रहें और उसका जो भी नतीजा निकलेगा फेवर मारल हुकूमत को मिल जाएगी। लेकिन ये यहाँ की रूलिंग डिपेंड करती है वहाँ जो वफाक में रूलिंग आई है और उस रूलिंग का फैसला क्या आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज देखा जाएगा। आज उम्मीद की जा रही है, ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद आज फैसला आ जाए। अगर आज फैसला आ जाता है और उसके बाद पंजाब असेंबली का इजलास होता है तो सिचुएशन और होगी। अगर फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का आज के दिन, तो फिर मेरा ख्याल है कि पंजाब असेंबली का आज का इजलास फैसला कौन नहीं होगा, फिर इसको शायद किसी न किसी हवाले से मौखर किया जाएगा। सही। हनीफ, इस हवाले से भी एक बात मुझे बताइएगा, ये बहुत अहम नुक्ता है कि अपोजिशन की जानिब से ये बातें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो भी बहुत जल्द अलीम खान की तरह इमरान खान के खिलाफ मीडिया पर आएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार तो शायद मीडिया पे ना आए, ये तो एक ऑपोजिशन का एक होता है, वो बयानबाजी है जिस तरह की वो कर रहे हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली के खिलाफ और जितने भी केसेस हैं करप्शन के, वो चूंकि अब तक वजीर आला हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर का एतमाद हासिल रहा, इसलिए उनके खिलाफ उस तरह के लोग खुल के सामने नहीं आए। लेकिन अब जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ये चीजें ऑलरेडी मौजूद तो थी। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जिनके बारे में अपोजिशन कह रही है, जैसे कि फराह खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो पोस्टिंग ट्रांसफर में कोई पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफर ऐसी नहीं होती थी जिससे फराह खान माल नहीं बनाती थी, और उनके जो हस्बैंड हैं उनका भी पंजाब की यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में और पंजाब के तकर्रो तबादलों में और ठेकों में वो बड़ा अमल दखल था। ये चीजें एक अरसे से डिस्कस हो रही थी, चेमगोइयां थी इन पे, और बड़ी हद तक इनके शवाहिद भी थे, मीडिया के पास भी थे, मीडिया के लोगों के पास भी इस हवाले से बड़े शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन चूंकि माहौल ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के खिलाफ किसी किस्म की बात सुनना नहीं चाहते थे, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन होना था, इसलिए चीजें दबी हुई थी। लेकिन अब वो चीजें सामने आ रही हैं। अलीम खान बोले हैं, जहांगीर तरीन बोलेंगे, और लोग बोलेंगे, फिर मीडिया पे स्कैंडल सामने आएंगे। अभी आप देखिएगा कि अभी तो सिर्फ फराह खान का है, तूर बुज़दार के स्कैंडल सामने आएंगे। तूर बुज़दार वज़ीर आला के फ्रंटमैन के तौर पर काम करते रहे, और उन्होंने जिस तरह ठेकों में सरकारी ठेका जात में जिस तरह उन्होंने धांधली और करप्शन की, जिस तरह उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नाम इस्तेमाल किया और उनके ऑफिस को इस्तेमाल किया। तूर बुज़दार इनके हल्के के एक आम से कारकुन हैं डेरा सौंसा के, तो वो यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में कई दिन काम करते और यहाँ पे बैठ के वो सारी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को डिक्टेट करते और अपने काम करवाते और बड़े पैमाने पर वो ठेके लेते सरकार से। तो ये सारी चीजें अब सामने आएंगी और इनका आफ्टर ऑल इफेक्ट जो है जिम्मेदार उस्मान बुज़दार होंगे। इसलिए उस्मान बुज़दार कैसे बोल सकते हैं किसी के खिलाफ? वो कभी सामने आके नहीं बोलेंगे, वो किस पे इल्जाम लगाएंगे? करप्शन तो उन्होंने की, तूर बुज़दार ने अगर की तो उस्मान बुज़दार के कहने पे और उनकी आशीर्वाद पे की। अगर फराह खान ने की तो उन्होंने भी उस्मान बुज़दार की आशीर्वाद पे की। तो उस्मान बुज़दार क्या कहेंगे कि वो मीडिया पे आके ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि आप करप्शन करो और करवाओ। इसलिए ये तो ऑपोजिशन एक बयानबाजी कर रही है, लेकिन बहरहाल उस्मान बुज़दार के खिलाफ बड़े केसेस खुलेंगे, और जब वो केसेस खुलेंगे तो लोग हैरान रह जाएंगे कि पंजाब में किस तरह की गवर्नेंस होती रही है। ठीक है हनीफ, इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त अलीम खान ने भी ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया। जानना आपसे चाहूंगी कि अलीम खान को मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम सामने आया? हुकूमत ने पहले तो सीरियस नहीं लिया। अलीम खान कोई आज से नाराज नहीं है हुकूमत से। अलीम खान इस सूबा पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ में अपना MPS की एक बड़ी तादाद थी जो उन्हें वज़ीर आला पंजाब के तौर पर देखना चाहती थी। कुछ और लोग भी उम्मीदवार थे, जिस तरह गवर्नर सरवर साहब ने कहा कि वो भी उम्मीदवार थे, कुछ और लोग भी उम्मीदवार थे। लेकिन अगर पार्टी से ही किसी बंदे को लिया जाता तो शायद इस तरह की रिफ्त ना पड़ती। उस्मान बुज़दार को लिया गया।
उस्मान बुज़दार चंद दिन पहले इलेक्शन से वो पार्टी में शामिल हुए थे और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो उनको जब ले लिया गया तो फिर जाहिर है मायूसी हुई उन सारे लोगों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन को वज़ीर आला पंजाब देखना चाह रहे थे। तो अलीम खान को उसके बाद मुख्तलिफ केसेस में फंसा दिया गया इस वजह से कि ताकि वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई सियासी महाज ना खड़ा कर सके, और चूंकि वो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे इसलिए उनको नैब के हवाले कर दिया गया। उन्होंने जेल भी काटी और उसके बाद इस्तीफा भी दे दिया। अगर हुकूमत चाहती तो उनको उस वक्त मैनेज करती, उस वक्त उनके साथ मामला दुरुस्त करती, लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं, अब ये वो जो है इनसे जितना काम लेना था वो ले लिया गया, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। तो वो उनको साइड लाइन पे कर दिया गया और वो खुद भी साइड लाइन पे हो गए। अब जब हुकूमत क्राइसिस में आई तो इब्तदा में भी हुकूमत ने इस क्राइसिस को इजी लिया और कहा कि नहीं, ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ता गया फिर एंड पे जाके हुकूमत को एहसास हुआ कि नहीं, अलीम खान को मनाना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर पंजाब में कोई ऐसा तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं था जिससे प्राइम मिनिस्टर बात करते और वो अलीम खान को राजी करता। इसके लिए गवर्नर सिंध को कराची से बुलाया गया, इमरान इस्माइल साहब को, और उनको ये टास्क दिया गया कि आप अलीम खान को बुलाएं, और वो यहाँ पे आए भी, उन्होंने मुज़ाकरात भी किए। लेकिन इससे भी पार्टी में एक और रिफ्ट पैदा हुई और पार्टी में ये बातें हुई कि क्या पंजाब में कोई प्राइम मिनिस्टर का काबिल एतमाद बंदा ऐसा नहीं है जिसको वो ये जिम्मेदारी दे सके। और ये सारी की सारी पंजाब की तहरीक इंसाफ जो पार्टी है उस पर प्राइम मिनिस्टर अदम एतमाद कर रहे हैं और सिंध से एक बंदे को भेज रहे हैं कि वो मनाए यहाँ पे। तो इसका भी पॉजिटिव असर होने की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और उसके बाद अलीम खान खुलकर सामने आ गए और उन्होंने न सिर्फ वो उस वसालतकारी को मुस्तरद कर दिया बल्कि ओपनली सामने आ गए और उन्होंने खुद डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि पंजाब में जो करप्शन हो रही थी मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, और उन्होंने तो बड़ी बड़ी कस्में खाई इस हवाले से। तो ये सारी सूरत अब पानी सर से गुजर चुका है। अब आप अलीम खान को मनाने की कोशिश करेंगे भी तो वो बराबर साबित नहीं होगी। हुकूमत अब जो है अगर कोशिश कर भी ले तो अलीम खान को मनाने में नाकामी होगी। ठीक है, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, अगर चौधरी परवेज इलाही कामयाब हो गए तो हुकूमती नाराज अरकान और अपोजिशन के साथ चल पाएंगे या मुद्दत पूरी करेंगे? मेरा ख्याल है ये जो क्राइसिस इस वक्त डेवलप हुआ है ये खत्म नहीं होगा। अगर सबसे पहले तो परवेज इलाही ने अगर वजीर आला बनना है तो पंजाब असम्बली के अरकान की अक्सरियत से ही बनना है ना। तो अक्सरियत रात तक तो जैसा मैंने अर्ज किया कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 150 के करीब लोग थे उनके और 50 से ज्यादा बंदे गैर हाजिर थे और वो तादाद रात अगर पूरी नहीं कर सके तो आज शाम तक कैसे पूरी करेंगे। यकीनन अगर वो किसी धौंस धांधली या किसी गैर आईनी रूलिंग के जरिए वो इस तरह का कोई कर लेते हैं तो वो जिस तरह का धौंस धांधली पे मबनी इंतखाब होगा वो कितने दिन चल पाएगा। ऑपोजिशन क्या उसको आराम से हजम कर लेगी और खामोशी से बैठ जाएगी? ऐसा नहीं होगा, बड़ा शदीद प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट इसलिए भी वो ज्यादा मुअस्सर होगा क्योंकि ऑपोजिशन के पास अरकान ज्यादा है, उनके पास तादाद ज्यादा है। अब अगर एक वजीर आला कोई बन गया है और उसके पास तादाद थोड़ी है और ऑपोजिशन के पास तादाद ज्यादा है तो वो ऐवान कैसे चल पाएगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह की कोई वारदात डाली जाती है जिसके नतीजे में परवेज इलाही वजीर आला बनते हैं तो वो वजीर आला बनने के बाद कुछ ज्यादा अरसा चल पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। सही। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इस वक्त सदर की जानिब से नून लीग को भी जो है वो खतूत अरसाल किए गए हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि नून लीग से भी जो नाम मांगे गए हैं वो नाम देंगे या नहीं देंगे, और अगर नून लीग की जानिब से नाम भेजे जाएंगे तो किन किन के नाम मुतवक्के हैं इस वक्त? सबसे पहले तो जो आईनी बहरान पैदा हुआ है इसमें सदर पाकिस्तान ने जो खत लिखा है और नाम मांगे हैं, अगर अपोजिशन या नून लीग उस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से नाम मांगे हैं तो ये भी एक बड़ा आईनी मसला है कि क्या वो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। अगर असम्बली ही नहीं है तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे रह गए, तो उनसे फिर क्या। और दूसरे नंबर पे वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जिनको लेटर लिखा है सदर पाकिस्तान ने, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तो आपके स्पीकर की रूलिंग कह रही है कि वो तो गद्दार हो चुके हैं और उन्होंने तो नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज किया है और बैरून मुल्क से मिलकर उन्होंने रजीम चेंज करने की साजिश की है।
अब अगर आप एक ऑपोजिशन लीडर को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं कौमी असेंबली में और फिर आप उनसे मुशावरत मांग रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम दें, तो फिर एक गद्दार से नाम मांगने का क्या जवाब बनता है? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन उस वक्त तक कोई नाम देगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल अपने रिमार्क्स में ये बात कही है कि ये जो निगरान हुकूमत का तकर्रर है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। और उससे पहले अगर ऑपोजिशन नाम दे देती है कोई, तो इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन ने फिर वो सारे प्रोसेस को लेजिटिमेट कर दिया है और उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया है, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी है, कौमी असम्बली की तहलील भी है और सदर का ये खत है। ये सारा कुछ फिर तो लीगल हो जाएगा अगर ऑपोजिशन उस प्रोसेस में शरीक हो जाती है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ऑपोजिशन इस प्रोसेस का हिस्सा बनेगी और कोई नाम देगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात भी कही जा रही है कि सदर और वज़ीर आज़म के फैसले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मशरूत हैं। तो जब सदर साहब दूसरा खत लिख चुके हैं ऑपोजिशन को निगरान वज़ीर आज़म के नाम तजवीज़ करने के लिए, तो फिर इन खतूत की अहमियत क्या रह गई है? ये पूरी कौम इस वक्त देख रही है, नजरें सुप्रीम कोर्ट पे हैं। आम आदमी ये तवक्को कर रहा था कि ये जितना बड़ा आईनी क्राइसिस डेवलप हुआ है और कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे ऑर्डर जारी कर देती और आगे जो प्रोसेस है उसको रोक देती और ये कहती कि जब तक फैसला नहीं आता उस वक्त तक ये पोजीशन बरकरार रहेगी। लेकिन बहरहाल ये एक आम आदमी की राय हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट किसी की राय की पाबंद नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, अगर तो वो फैसला जिस तरह की इस्तदा की गई है पिटीशन में कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देते हुए उसको गैर आइनी करार दिया जाए और वोटिंग करवाई जाए वजीर आजम के इंतखाब के लिए, अगर ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट मान लेती है तो फिर तो ये खत समेत असेंबली की तहलील ये सब कुछ फारिग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और फैसला आता है तो फिर वो फैसला देखने के बाद ही उस पर राय दी जा सकती है कि वो फैसला क्या आता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेंगे। फिलहाल जो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने जो अर्ज किया ये एक आम आदमी की राय है और सुप्रीम कोर्ट उस राय की बाउंड नहीं है कि उस राय के मुताबिक फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना है। बिल्कुल, अभी लेटर ऑन ये तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। आपसे जानना चाहूंगी हनीफ के निगरान सेटअप के लिए जो पीटीआई की तरफ से नाम तजवीज़ किया गया है वो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम दिया गया है, तो वो अभी हार्डली 3 महीने हुए हैं उन्हें अपने ओहदे से सुबकदोश हुए हुए, तो क्या कानून क्या कहता है कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शहबाज गिल का नाम आएगा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। ये तो पीटीआई की मेहरबानी है कि उन्होंने फिर भी कुछ न कुछ पता नहीं किस मुरब्बत में आके किसी साबिक जज का नाम दे दिया और वो भी शायद इसी तरह ही दे दिया है। उनको ये भी नहीं पता था कि जज साहब को अभी रिटायर हुए 2 साल नहीं हुए पूरे, और 2 साल से पहले वो ये भी हार्डली 3 मंथ्स हुए उन्हें। हाँ, तो 2 साल से पहले वो पॉलिटिकल ओहदा नहीं ले सकते। लेकिन इस बात पे तो हम तब तबसरा करें ना अगर सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा हो। पहले अगर सारा कुछ धौंस और धांधली से हो रहा है तो अगर प्राइम मिनिस्टर या सदर साहब ये भी कह दे कि नहीं कोई जरूरत नहीं 2 साल की, ये बन सकते हैं गुलजार अहमद साहब प्राइम मिनिस्टर, तो फिर जब आइन ही कोई नहीं तो फिर तो जो मर्जी फैसले करें वो उसमें तो शहबाज गिल साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया फवाद चौधरी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आइन के मुताबिक आप चलेंगे तो फिर इस तरह यकतरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। आपको ये हुकूमत बनाने के लिए, निगरान हुकूमत बनाने के लिए ऑपोजिशन से मुशावरत करनी होगी, ऑपोजिशन लीडर से, दोनों ने कंसेंसस से नाम देना होंगे। अगर कंसेंसस नहीं होगा फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी, उसमें भी कंसेंसस नहीं होगा फिर इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा। आइन तो ये कहता है, लेकिन चूंकि आइन से मावरा चीजें हो रही हैं इसलिए उस पर यही तबसरा किया जा सकता है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साथ करे। सही। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी हनीफ के नून लीग चाहती थी कि इमरान खान साहब हट जाएं और काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं, तो अब उनको इंतखाबात की तरफ जाते हुए दिक्कत क्यों महसूस हो रही है? अब तो उनको इजीली जाना चाहिए इंतखाबात की तरफ। ये एक बात थी जिसका मुतालबा था ऑपोजिशन की तरफ से कि नए इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन नए इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए। असल मुतालबा ये है कि इंतखाबात तो पहले भी हुए जिस पर पूरी की पूरी ऑपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन इंतखाबात को इंजीनियर्ड कहा,
अगर उसी तरह के इंतखाबात अब होने हैं, इंजीनियर्ड इंतखाबात होने हैं, गैर आईनी तरीके से होने हैं, तो फिर उनका तो कोई मुतालबा नहीं अपोजिशन का कि गैर आईनी इंतखाबात कराए जाएं या इंजीनियर्ड इंतखाबात कराए जाएं। जब अपोजिशन इंतखाबात का मुतालबा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। अब आइन के मुताबिक ये है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन अपनी अक्सरियत शो करा चुकी है। उस करारदाद पे वोटिंग होनी चाहिए थी, उसके नतीजे में जिसको भी नया कायदे अवान बनना था वो कायदे अवान बन जाता। उसके बाद अगर वो समझते तमाम जो नया प्राइम मिनिस्टर था और उसकी इत्तेहादी जमातें अगर ये समझती कि मुल्क को एक नए मैंडेट की जरूरत है, तो फिर आईनी तरीके से मुशावरत करके नया जो है निगरान सेटअप बनाया जाता, इलेक्शन इस्लाहात की जाती और नया सेटअप के तहत इलेक्शन होते हैं, उसमें अपोजिशन भी हिस्सा लेती, हुकूमती पार्टी जो है इस वक्त वो भी हिस्सा लेती और जिसको पाकिस्तान के अवाम इलेक्ट करते वो अगली हुकूमत संभाल लेता। तो अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ इलेक्शन नहीं है, अपोजिशन का मुतालबा आईनी इलेक्शन, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन है। हनीफ शहबाज शरीफ नजरअंदाज करते हुए इलेक्शन होंगे तो वो किसी की फेवर में नहीं होंगे। सही। जो हनीफ शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है कि वो तहकीकात करवा लें, तो हुकूमत की जानिब से जो तमगा दिया गया उन्हें गद्दारी का अपोजिशन को, तो तहकीकात के मुतालबे से बेहतर नहीं है कि वो एक अदालती कमीशन बनवा लें ये लोग? वो तहकीकात का मुतालबा सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं कर रहे, वो मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर रहे हैं और मरियम नवाज साहबा ने भी कल वही मुतालबा किया। उसका बैकग्राउंड ये है कि हुकूमत चूंकि उन सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान का नाम इस्तेमाल कर रही है। वो कह रही है कि पार्लिमानी कमेटी जो है कौमी सिक्योरिटी की, उस कमेटी के अंदर आर्मी चीफ और चारों जो है वो तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वो मुबैना खत दिखाया गया है और वहां पे इस बात पे कंसेंसस हुआ है कि ये गद्दारी है जो अपोजिशन की तरफ से है, अपोजिशन ने गद्दारी की मुर्तकब हुई है और अदम एतमाद की जो करारदाद है ये बैरूनी एजेंडे के तहत आई है। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ये सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट कोई अब तक नहीं आई। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन पे गद्दारी का इल्जाम ये कहकर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों ने भी तौसीक की है इस बात की, तो अपोजिशन का ये मुतालबा सिक्योरिटी के इदारों से बजा तौर पर है कि वो कहते हैं कि बताएं कि अगर वाकई आपने ये स्टेटमेंट दी है और आपने ये इस बात पे इत्तेफाक किया है कि अपोजिशन गद्दारी की मुर्तकब हुई है, तो आप खुद के स्टेटमेंट दें और अपोजिशन के लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज करें गद्दारी के और उनको सजाएं दें। और अगर ऐसा नहीं है, आपका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर आप बयान दें, स्टेटमेंट दें, सामने आकर बताएं कि ये जो हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। तो ये अपोजिशन इस हवाले से वो मुतालबा कर रही है और मेरा ख्याल है कि वो मुतालबा बजा है कौमी सलामती के इदारों को अपनी न्यूट्रलिटी वाज़े रखने के लिए और अपने जो डिग्निटी है और डिसेंसी है उसका तकाजा भी यही है कि वो स्टेटमेंट दें कि कौमी सलामती के अजलास में क्या हुआ, क्या शवाहिद वहां पे पेश किए गए और क्या कौमी सलामती के इदारे उन शवाहिद के साथ उसी तरह मुत्तफिक थे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बयान कर रहे हैं या कोई दूसरी बात हुई है। ये वजाहत देंगे तो ये मामला किसी सूरत किसी समझ जाएगा। अभी वजाहत का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है हनीफ, अगर मईशत की बात करें तो मुल्क की मईशत का जो है वो बहुत बुरा हाल है उसका। माहिरीन मईशत कह रहे हैं कि अगर 30 जून तक बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो कह रहे हैं कि अगर बहुत ही अच्छा होता कि हुकूमत अपना टाइम पूरा कर लेती, पर नून लीग और अपोजिशन जैसे सोच रही है कि हुकूमत में आने के लिए उनको ये मईशत का चक्कर खाना नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल बजा है और आप देखें कि पाकिस्तान के लोग जो है महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, बुरे तरीके से बेरोजगारी है पाकिस्तान में, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए फूड बास्केट खरीदना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। रमजानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में आम आदमी के अखराजात वैसे भी बढ़ जाते हैं। तो रमजान में महंगाई का एक वैसे भी तूफान आता है। ये यहाँ पे हमारे यहाँ एक रीत बन चुकी है कि जैसे ही रमजानुल मुबारक शुरू होता है अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए जाते हैं और ये सारी सिचुएशन तो उस वक्त होती है जब मुल्क में कोई ना कोई स्टेबल हुकूमत कायम होती है। अब तो मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं है अमली तौर पर। पंजाब की सूरत हाल आप देख लें, मरकज की देख लें, बाकी सूबों में भी ऐसी सूरत हाल है। महंगाई पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है वो अपनी जगह
लेकिन यहाँ पे लोकल जो प्राइसेस कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, जो हुकाम है, वो किसी को नहीं पूछते, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हर बंदा मनमानी कर रहा है। आप देखें कि घी के क्या रेट हो गए हैं, अशियाए खुर्दोनोश के क्या रेट हो गए हैं, आटा महंगा हो रहा है मुसलसल, बिजली महंगी हो रही है, चीनी महंगी हो रही है, और अब तो महंगी जो अशिया है वो भी दस्तयाब भी नहीं हो रही, उनके लिए भी आपको लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसको पाकिस्तान के अवाम ना सिर्फ फेस कर रहे हैं बल्कि उसमें ये धंसते चले जा रहे हैं। और अलमिया ये है कि जो पॉलिसी साज हैं पाकिस्तान के, जो इस मुल्क को रन करने वाले लोग हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन, उनके पेश नजर ये पहले एजेंडे पे ये चीजें शामिल नहीं है, प्रायोरिटी पे नहीं है। उनकी तरजीहात में ये तो है कि पंजाब का वजीर आला परवेज इलाही बनेगा या हमजा शहबाज बनेगा। उनकी तरजीहात में ये नहीं है कि पाकिस्तान का एक जो पंजाब का जो एक गरीब दिहाड़ीदार मजदूर है वो कितनी तनख्वाह लेता है, पंजाब में जो सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन हैं उनके तनख्वाहों का बजट क्या है, और उस बजट में क्या उनके घर का खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा, स्कूलों की फीसें क्या है, अस्पताल में अद्वियात की क्या सूरत हाल है, इलाज मुआवजे की क्या सूरत हाल है, ये किसी के एजेंडे में शामिल नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त जो मईशत का ग्राफ है वो तो बिल्कुल जो है वो गिरता चला जा रहा है। ठीक है हनीफ, आप तमाम तरह सूरत हाल से हमें आगाह भी कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे तमाम टॉपिक्स और इश्यूज पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। मानूर मेराज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।